Hello friends, welcome to the current affairs session for 25th and 26th September 2022. स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैड सक्सेसफुली क्लोन्ड बाय बीजिंग बेस्ड फर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्कटिक वुल्फ। इसका क्लोन बनाया था उन्होंने रिसेंटली ताकि इस स्पीशीज को प्रिजर्व किया जा सके। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन पार्टनर्ड विद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फॉर सेफगार्डिंग रेड पांडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एसबीआई बैंक। थर्ड देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट अथॉरिटी। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है ये बॉडी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड एक्सेसिबल लर्निंग फॉर ऑल दैट इज अल्फा कैंपेन इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एचपी। करंट अफेयर्स देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है स्वच्छ टॉयकाथॉन। ये क्या है, बेसिकली एक यूनिक कंपटीशन है जिसमें टॉयज बनाए जाएंगे किससे, वेस्ट से। ये कंपटीशन जो है ये लॉन्च किया जा रहा है अंडर स्वच्छ अमृत महोत्सव, जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है कंडक्ट की जाएंगी और ये स्टार्ट होगा 17 सितंबर से, इस दिन सेवा दिवस है, और ये कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर, दैट इज स्वच्छता दिवस तक। और इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। देन ये कंपटीशन जो है इसको कौन होस्ट कर रहा है, माई गवर्नमेंट्स इनोवेटिव इंडिया पोर्टल। देन ये कंपटीशन जो है इन कन्वर्जेंस है बिटवीन नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज एंड स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसका मेन एम क्या है कि सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना ताकि वेस्ट को यूज किया जा सके इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। देखो, टॉयज जो इंडस्ट्री है इंडिया में, जो मेजोरिटी ऑफ टॉयज हैं वो चाइना से आते हैं। तो एक तो इंडिया टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, दूसरा इंडिया यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है कि वेस्ट को यूज करके, ड्राई वेस्ट को यूज करके टॉयज बनाए जा सकें। तो डबल पर्पस सॉल्व होता है, टॉयज भी बनेंगे और जो वेस्ट है उसको भी हम टैकल कर पाएंगे। देन कंपटीशन जो है ये ओपन है इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं टॉय डिजाइंस के लिए लेकर आएंगे यूजिंग ड्राई वेस्ट। ये फोकस करेगा एफिशिएंट डिजाइन्स के ऊपर जिनको बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे रेप्लिकेट किया जा सकेगा और कंप्लाई करेगा विद मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और जो एस्थेटिक्स हैं टॉयज के वो भी देखे जाएंगे। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, टॉयज जो हैं वो बच्चों के हिसाब से बनाए जाएं। बच्चों के हिसाब से इन द सेंस कि एक तो देखने में अच्छे हों, दूसरा उनको जो यूसेज है टॉयज का वो भी इस हिसाब से हो कि बच्चे उसको ईजिली यूज कर पाएं, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग जो है आईआईटी गांधीनगर, ये नॉलेज पार्टनर है इस इनिशिएटिव का। देन नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज जो था ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि इंडियन टॉय इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इसके अलावा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड टॉयज जो हैं उनको प्रमोट करना और इंडिया को एक इस्टेब्लिश करना ग्लोबल टॉय हब की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं मूनलाइट। ये टर्म जो है काफी न्यूज में आ रही है आजकल। इंडियन आईटी कंपनी है एक विप्रो, उसने 300 एम्प्लॉयज की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया है और उसने ये पाया कि ये जो एम्प्लॉयज थे ये उनके कंपटीटर जो कंपनीज हैं उनके साथ काम कर रहे थे। देन इसी एक्ट को मूनलाइटिंग कहा जाता है कि इसको लेकर कंपनीज में क्या कंसर्न है। कंपनीज को ये कंसर्न है कि इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, डाटा ब्रीचेस हो सकती हैं, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको मिसयूज किया जा सकता है, कंपनी के असेट्स को मिसयूज किया जा सकता है। डिटेल में पढ़ते हैं। मूनलाइटिंग में क्या होता है कि जब एक पर्सन जो है वो मल्टीपल जॉब्स करता है, मतलब एक रेगुलर जॉब होती है, इसके अलावा वो और भी जॉब्स करता है किसी दूसरी फर्म में। और इससे क्या होगा, बेसिकली इसके प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़ लेते हैं। प्रोज क्या है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, जिससे कि वो हो सकता है कि अपने डेट जो है, जो उसने लोन वगैरह ले रखा है, उसको पे कर सकता है। कोई अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आ जाए, जैसे कार परचेज करनी पड़ जाए, हाउस रिपेयर करना पड़ जाए, और कोई एक्सपेंसेस आ जाए अनफोर्सिन, तो उसको वो एक्स्ट्रा जॉब की पेमेंट से कर पाएगा एडजस्ट। सेकंड है वो न्यू स्किल सीखेगा नई जॉब में और एक्सपीरियंस जो है वो भी ऐड ऑन करेगा अपने रेज्यूमे में। देन न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेकंड जॉब का मतलब है कि नई स्किल सीखेगा, नए चैलेंजेस फेस करेगा इंडिविजुअल, और इससे क्या होगा कि लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कॉन्स क्या है कि इंडिविजुअल की लाइफ में वर्क बैलेंस नहीं रहता है, जिससे हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को सफिशिएंट टाइम ना दे पाए। दूसरा, स्ट्रेस लेवल जो है इंडिविजुअल का वो भी बढ़ेगा और हो सकता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाएं। और कंपनीज के लिए ये मेन कंसर्न क्यों है कि कंपनीज को डर है कि अगर एक इंडिविजुअल उनकी कंपनी में काम कर रहा है तो हो सकता है उस कंपनी की
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीक कर दे दूसरी कंपनी में, या हो सकता है कि वो अपनी जो मेन कंपनी जहाँ पे जॉब कर रहा है उस कंपनी के असेट्स को यूज़ करे दूसरी कंपनी का वर्क पूरा करने के लिए। तो ऐसे कंपनीज को काफ़ी कंसर्न है, इसीलिए विप्रो ने भी 300 जो एम्प्लॉयज़ थे उनको ले ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कुर्मीस। कुर्मीस ने ब्लॉक किया था रेलवे ट्रैक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, और इनकी डिमांड क्या है कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, और कुरमाली जो लैंग्वेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड ऑन किया जाए। 8th शेड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, और इसमें आपने याद क्या रखना है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, जो लेटेस्ट ऐड की गई हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। तो ये लैंग्वेजेस आपने याद रखनी है। और ये ऐड कब की, कैसे की गई थी? एक्ट ऑफ 2003, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, और ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? एक्ट 2004 में। तो ये आपने याद रखना है। देन कुर्मी जो है ये ट्रेडिशनल नॉन एलीट टिलर कास्ट है, टिलिंग इनका मेन जॉब था एग्रीकल्चर में, और ये लोअर गंजेटिक प्लेन्स जो हैं इंडिया के वहाँ पे रहती हैं बेसिकली, जैसे सदर्न रीजन है अवध का, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, ये ऐसी स्टेट्स में रिजाइड करती हैं। कुर्मीज जो हैं इनको एसटी का स्टेटस 1931 के सेंसस में भी नहीं दिया गया। इवन 1950 में जो एसटी कैटेगरी की लिस्ट आई उसमें भी इस कम्युनिटी का नाम नहीं था। 2004 में हालांकि झारखंड गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था कि इस कम्युनिटी को एसटीज की लिस्ट में डाला जाए, ना कि ओबीसी क्लास की लिस्ट में। देन एक कमेटी बिठाई गई और उसने रिकमेंड किया कमेटी ने कि ये जो मुद्दा है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड किया जाए। देन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि कुर्मीज जो है ये सब कास्ट है कुनबी कम्युनिटी की, और ये नॉन ट्राइबल्स है, इट मीन्स ट्राइबल्स नहीं है। इसी बेसिस पे सेंटर ने इनकी डिमांड जो थी कुर्मीज की एसटी कैटेगरी वाली, इसको रिजेक्ट कर दिया, और अभी जो है कुर्मी मेंबर्स जो हैं ये कुछ स्टेट्स में ओबीसी कैटेगरी में रिकग्नाइज किए गए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में एंड उत्तर प्रदेश में। देन क्राइटेरिया क्या है किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का? फर्स्ट, उसके पास उस कम्युनिटी के प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेड्स का मतलब है कि जो कुछ पुराने ट्रेड्स हैं उनके, जो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, वो उनमें होने चाहिए। देन डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेड्स को आप बैकवर्डनेस भी एक तरह से बोल सकते हो। डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, एक अलग कल्चर होना चाहिए। जोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए कि जो मेन पॉपुलेशन है उससे वो जोग्राफिकली आइसोलेटेड हो। देन जो लार्जर कम्युनिटी है उससे उनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, एक शाइनेस होनी चाहिए। देन बैकवर्डनेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 10th इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका दैट इज इप्सा डायलॉग फोरम जो है, इसकी ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन जो है ये हुई है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ऑन द साइड्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। मेन इसमें प्रोविजंस क्या थी कि जॉइंट डेक्लेरेशन जो है यहाँ पे साइन की गई, जिसमें सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं कंट्रीज ने, मेंबर कंट्रीज ने, किसको लेकर कि जो कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन में। देन लीडर्स ने कहा कि एक इमीडिएट सेशन जो है दोनों कंट्रीज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है उनको ख़त्म किया जाए, और डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के थ्रू वो मैटर जो है रिजॉल्व किया जाए। देन इन लीडर्स ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की जो सैंक्शन कमेटी है उसमें अर्जेंट रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ताकि इंश्योर किया जा सके इस कमेटी की इफेक्टिवनेस या इन सैंक्शंस की इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगा देती है, और कई बार वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं और कई बार एक्सेसिव होते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे जो है मुद्दा उठाया गया। इप्सा के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिक फॉरम है ये, फॉर्मलाइज की गई थी थ्रू ब्रासिलिया डिक्लेरेशन 6 जून 2003 को, और इसमें 3 मेन कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ये 3 लार्ज डेमोक्रेसीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं 3 कॉन्टिनेंट्स की, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर चैलेंजेस जो है फेस कर रही हैं। तीनों पार्टनर्स जो हैं डेवलपिंग हैं, प्लूरलिस्टिक हैं, प्लूरल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, मल्टी कल्चरल हैं, मल्टी एथनिक है, मल्टी लिंगुअल है एंड मल्टी रिलीजियस नेशंस है। इप्सा की फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी? 2004 में न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यू इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जो है
उसकी कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करना, मॉडर्न वैल्यूज को अडॉप्ट करना, देन ग्लोबल इश्यूज में एक साथ अपनी आवाज उठाना, देन वेरियस एरियाज में अपने रिलेशंस जो है उनको डीपन करना, स्ट्रेंथन करना, देन कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप करना लेस डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कुछ कंक्रीट प्रोजेक्ट्स को लेकर, इट मींस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं L.69। ये ग्रुपिंग जो है इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था। टाइटल क्या था मीटिंग का? री इन्वायरोगेटिंग मल्टीलेटरलिज्म, अ कॉल टू एक्शन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिफॉर्म को लेकर यहाँ पे डिस्कशंस की गई। L.69 है क्या? ये ग्रुपिंग है डेवलपिंग कंट्रीज की, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, कैरिबियन आइलैंड्स, एशिया एंड पैसिफिक रीजन की। ये मेजर ब्लॉक है जिसका कॉमन कोज क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स है लेकर आना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ग्रुप में टोटल 42 कंट्रीज हैं इस टाइम इसकी मेंबर्स। देन इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? यूएन मिशन ऑफ इंडिया जो है इसका सेक्रेटेरिएट है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज के मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको एक्सपैंड करना, देन ताकि ये जो एक्सपेंशन है ये रिफ्लेक्ट कर सके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज़ को और इसको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सके, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और ताकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मैंडेट क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। 15 मेंबर्स हैं इसके, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये नाम आपने याद रखने हैं: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी ही मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास क्या होगी? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या है कि मान लो एक रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर वोटिंग हो रही है, बट किसी एक परमानेंट मेंबर ने उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग कर दी तो उस रेजोल्यूशन को डिफीट माना जाएगा। वो रेजोल्यूशन बिना सारे परमानेंट मेंबर्स की वोटिंग के पास नहीं हो सकता है। देन इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इसकी मेन पावर्स जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करना, इंटरनेशनल सैंक्शंस इंपोज करना, देन कलेक्टिव मिलिट्री एक्शंस जो है लेना थ्रू रेजोल्यूशंस की। अगर कहीं पे ज़रूरत है तो मिलिट्री एक्शंस जो है कलेक्टिव वो भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डार्ट मिशन। नासा का ये मिशन है, इसको सेव द वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है। ये क्या करेगा? एक एस्टेरॉयड है, एक हार्मलेस एस्टेरॉयड है जिससे हालांकि अर्थ को कोई खतरा नहीं है, ना ही अर्थ से ये टकराने वाला एस्टेरॉयड, बट ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में इस एस्टेरॉयड को जो है डिस्ट्रॉय करेगा मिलियंस ऑफ माइल्स अवे। टारगेट जो है इस स्पेसक्राफ्ट का एक स्मॉल मूनलेट है। स्मॉल मूनलेट का मतलब होता है एक छोटी सैटेलाइट कॉल्ड डायमोरफोस 2 और जिसका डायमीटर जो है 160 मीटर है और ये कोलाइड करेगा अराउंड 11 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। डायमोरफोस जो है ये एक बड़े एस्टेरॉयड को ऑर्बिट करता है जिसका नाम है डिडमोस। इसका डायमीटर है अराउंड 780 मीटर्स। देन एस्टेरॉयड जो ये मूनलेट जो है ये हालांकि किसी भी तरह का खतरा अर्थ के लिए पोज नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि मिशन जो है ये टेस्ट करने के लिए है न्यू टेक्नोलॉजी को, कि इन केस कभी अर्थ पे कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो उस एस्टेरॉयड को इस स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से डिस्ट्रॉय किया जा सके। देन इंटेंशनली कोलाइड करेगा ये, और ये कब टेस्ट होगा? सितंबर 26 से लेकर अक्टूबर 1 तक ये कोलिजन हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान चले। एक तरह का सुसाइड मिशन है जिसमें स्पेसक्राफ्ट भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन ओवरऑल ग्लोब वेरियस टेलीस्कोप्स जो हैं इस इवेंट को ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघचक्र। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है रिसेंटली कंडक्ट की है इन्होंने सर्चिस डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, और ये एक ड्राइव है अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ऑपरेशन का नाम दिया गया है मेघचक्र और ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है थ्रू इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंटरपोल्स सिंगापुर स्पेशल यूनिट, और जो बेसिकली इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रही है? न्यूजीलैंड की अथॉरिटी से। ऑपरेशन का मेन एम क्या है कि वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है इंडिया की उसको कोलैबोरेट करना, उनको एंगेज करना, सेवरल रेलिवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ग्लोबली कोऑर्डिनेट करना, और जो इंटरपोल के चैनल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना ताकि ये जो सेक्सुअल अब्यूज का इशू है इसको काउंटर किया जा सके। देन सिमिलर एक्सरसाइज थी ऑपरेशन कार्बन, इन्होंने कंडक्ट की थी, जिसमें सेवरल प्रीमाइसिस जो थे सस्पेक्ट्स के वहाँ पे रेड कंडक्ट की गई थी डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज में। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान को डेजिग्नेट किया गया है नो नेटो वैली। यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने पहले क्या था कि अफगानिस्तान एक मेजर नॉन नेटो एली थी। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बट रिसेंटली ये जो मेजर नॉन नेटो एली का टैग जो था
ये अफगानिस्तान से वापस ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी तालिबान जो है वो रूल कर रहा है अफगानिस्तान में, और जो उससे पहले सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको तालिबान ने ओवरथ्रो कर दिया था। ये जो टैग था मेजर नॉन नेटो का, ये 2012 में अफगानिस्तान को दिया गया था, जिसमें यूएस एंड अफगानिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करेंगे और डिफेंस एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में यहाँ पे इनिशिएटिव्स लेंगे। देन डेजिग्नेशन जो है इसके अलावा सेवरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कंसेशंस प्रोवाइड करता था अफगानिस्तान को इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड असिस्टेंस एंड इक्विपमेंट। और नेटो जो है, नेटो के बारे में आपने याद रखना है कि नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है ये, जिसको स्टैब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू, ऑल्सो कोल्ड एज वाशिंगटन ट्रीटी। कब किया गया था? अप्रैल 1949 में। और जो मेन कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। और इनका मेन टारगेट क्या था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करना अगेंस्ट सोवियत यूनियन और अर्स्टवाइल कॉल्ड यूएसएसआर। देन इसके ओरिजिनल मेंबर्स जो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की कैपिटल है। इसके हेड कौन से हैं? जेंस स्टोलनबर्ग, जो नॉर्वेनियन पॉलिटिशियन है, और ये सर्व कर रहे हैं एज 13th सेक्रेटरी जनरल सिंस 2014। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आया है, जिसका एम क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स के यूज को रिड्यूस करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। एज अ मॉडल ईवी सिटी चंडीगढ़ क्या एम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो एमिशन व्हीकल्स जो हैं उनकी पेनिट्रेशन बढ़ाई जा सके, और इस पॉलिसी का टाइम पीरियड है 5 ईयर्स। पॉलिसी क्या प्रायोरिटाइज कर रही है कि पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्ट्स हैं, गुड्स कैरियर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, ये क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करें। देन ये पॉलिसी इंसेंटिवाइज करेगी अगर ऐसे व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि ई बाइसिकल्स हो गए, ई टू व्हीलर्स हो गए, ई कार्ट्स, ई ऑटो रिक्शाज, ई गुड कैरियर्स एंड पर्सनल एंड कमर्शियल ई4 व्हीकल्स। और ये इंडिया की फेम 2 पॉलिसी थी। फेम 2 पॉलिसी किसको टारगेट करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। देन इस पॉलिसी का चंडीगढ़ ने जो ये अडॉप्ट किया, इसका एम क्या है कि जीरो एमिशन मोबिलिटी का टारगेट अचीव करना और चंडीगढ़ को कार्बन न्यूट्रल बनाना बाय 2030। और इंडिया का जो टारगेट है वो है 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना। देन ईवी जो है कंट्रीब्यूट करेगी 70% ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन बाय एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।